Assalamu alaikum and welcome back to Today I Learn. And today I learn about finances with Adnan Hashmi. Adnan Bhai is a Pakistani born data analyst who went to Saudi Arabia and then he is currently in New York and he is currently pursuing his career in finance. इस पॉडकास्ट में हमने बात की फाइनेंशियल्स के बारे में, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की, स्टॉक मार्केट के बारे में बात की, बिजनेस एवेल्युएशन के बारे में बात की। सो अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू नो अबाउट फाइनेंस, दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और इस पॉडकास्ट में एक थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ ख़राब लगेगी कि मैं थोड़ा नींद में लगूंगा। उसकी वजह यह है कि दिस पॉडकास्ट वॉज रिकॉर्डेड एट 4 AM माई टाइम, तो थोड़ा सा मैं नींद में था। और जो ऑडियो वाले हैं जो सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, थोड़ा सा आपको डिले लगेगा बिकॉज इसमें जूम कॉल के थ्रू हम बात कर रहे थे। बट ऑल ओवर द पॉडकास्ट इज़ अमेजिंग बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं बहुत वीक हूँ। ऑफकोर्स सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं वीक हूँ, तभी मैं बात कर रहा हूँ। बट द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ फाइनेंस। फाइनेंस इतना ज़रूरी है कि मैंने अपने पिछले जो 2-3 बिजनेस डुबाए हैं वो फाइनेंस की वजह से ही डुबाए हैं। और जो अगर ये IT स्टफ अगर ख़त्म हुआ तो ये फाइनेंस की वजह से ही ख़त्म होगा, बिकॉज आई एम दैट मच वीक इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज जिनको मैंने बुलाया है, दैट इज़ ऑल द वे फ्रॉम US। अदनान भाई इज़ हियर। अदनान भाई, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। सो अदनान भाई को मैंने डिस्कवर किया था थ्रू इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक प्राइमरली। और जो है फिर मैं इनकी जो है वो चीज़ें, बिकॉज उस वक्त क्या, अभी भी आई थिंक 1 महीने पहले आई हैव डिस्कवर्ड हिम एंड देन ही वाज टेलिंग अबाउट एक्सेल एंड ऑल दो स्टफ जिसकी वजह से मैं जिसमें वीक था। तो मैंने इनको मैसेज वगैरह किया कि मुझे तरह हेल्प कर दे। तो ही वॉज वेरी काइंड ऑफ के भाई हाँ हेल्प करें। देन ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, एक्चुअली इस्लामाबाद। तो फिर जो है वो एक बॉन्डिंग शॉन्डिंग बन गई। तो फिर मैंने कहा कि आप ज़रा आए ना पॉडकास्ट पर। मैंने कहा क्यों नहीं। तो ही इज़ ऑन द पॉडकास्ट। अदनान भाई, शुरुआत अभी हम करते हैं आपसे। मैं फाइनेंस के बारे में पूछ हाउ लाइक आप पहले बताएं आप है कौन, क्या आपके साथ इंट्रोडक्शन तो दें। सर, मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ जिसने पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। और गुड चांस मेरा ये बना था कि मैंने MBA कर लिया था पाकिस्तान से, फाइनेंस के अंदर किया था। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में भी जॉब की। मैं उसके बाद मिडल ईस्ट में भी चला गया, उधर मैंने जॉब की। मिडल ईस्ट के बाद फिर मैंने अमेरिका आने का सोचा। अमेरिका में आके मैंने एक और एजुकेशन की, अपना मास्टर्स किया डेटा साइंस के अंदर। और तब से मैं फाइनेंस और डेटा साइंस को लेके मूव कर रहा हूँ, फाइनेंस की फील्ड में, स्टॉक्स की फील्ड में और क्रिप्टो की फील्ड में, और यही मेरा इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान में आपने कहाँ से MBA किया था? मैंने इस्लामाबाद में किया था, कॉमसेट से। कॉमसेट से किया था आपने? अभी मेरे जो मैं अभी रिकॉर्डिंग करने गया था ना, तमाम कोर्सेज के इस्लामाबाद में था मैं। वो तमाम कॉमसेट के टीचर्स थे, वो कॉमसेट के ही लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था। हाँ, जबरदस्त, फिर तो बिकॉज आप काफी टीचर्स को जानते होंगे जिनको मैं जानता हूँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं पिछले साल मुझे कॉमसेट ने बुलाया था एक गेस्ट लेक्चर के लिए, तो मैं वहाँ पर गया था। और फिर रिसेंटली जब मैंने स्टेटस लगा कि एनी टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो उन्होंने, उन्हीं बच्चों ने जिन्होंने, जो सोसाइटी के बच्चे थे, आइडिया सोसाइटी के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हाँ वी नो अ बंच ऑफ टीचर्स। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टीचर से लाइन अप किया था कॉमसेट में। तो आई डेंट नो आपने कॉमसेट से पढ़ा है? जी जी, कॉमसेट से ही पढ़ा था मैंने। 2008 में पास किया था। 2008 में, 2007 में मैंने अपना बैचलर शुरू किया था। वाह। तो अदनान भाई, पाकिस्तान में क्या जॉब थी आपकी? फिर मिडल ईस्ट क्यों गया, US क्यों गया, ज़रा समझाए ना ज़रा। पाकिस्तान में जो मेरी जॉब थी, MBA मैंने फाइनेंस में किया था। उसके बाद मेरा इरादा था कि कोई मैं फाइनेंशियल कंपनी ज्वाइन करूं। उस वक्त जो बेहतर ऑप्शन थे वो बैंक के ऑप्शन थे, और मैं किसी बैंक की जॉब में जाना नहीं चाहता था। एक तो मेरा इरादा था कि मैं कैसी ऐसी इनकम में ना जाऊं जहां पे मुझे इंटरेस्ट बेस्ड इनकम हासिल करनी पड़े, विच इज़ वाई आई हैड चोजन माई फर्स्ट ऑप्शन विच वॉज मोबिलिंग जैज, जिसको आजकल जैज कहा जाता है, पहले मोबिलिंग। तो मोबिलिंग में मैंने जॉब स्टार्ट की कॉल सेंटर के अंदर। और कॉल सेंटर में मेरी जो जॉब थी उसमें रोज़ाना कॉल्स लेनी थी एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। आई वॉज ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। एक दिन के अंदर तकरीबन 300 लोगों की कॉल लेना, और वो तकरीबन मैंने 3 साल तक कॉल्स ली। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई उससे। और दूसरा ये है कि लोगों की साइकोलॉजी समझने में बड़ी मदद हो गई। और सबसे बेस्ट काम ये था कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया था कॉल सेंटर की जॉब ने। हम्म। तो कॉल सेंटर की जॉब इज गुड इनफ
फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। आई मीन आई स्पेंड टू मच टाइम देयर। 3 साल गुजारे हैं, हालांकि 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम जो होता है वो बहुत होता है आपके लिए लर्न करना, जो भी आपने कॉल सेंटर की जॉब से लर्न करना है। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की मोबिलिंग के अंदर मूव करने की, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मूव करने की, मैं नहीं कर सका। सिस्टम को मैंने कभी ब्लेम नहीं किया, गवर्नमेंट को कभी मैंने ब्लेम नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज ब्लेमिंग माई सेल्फ वॉट एवर द फेलियर्स वर। मेरा जो एंड पे अगर मैंने उंगली उठानी थी तो अपने ऊपर उठानी थी, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता था। विच इज़ वाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी अरब में, तो फिर मैं वहां पे मूव कर गया था। ठीक है, तो सऊदी में फिर आप क्या कर रहे थे? तो सऊदी अरब में मैं गया, बल्कि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊंगा, क्योंकि देखिए फाइनेंस एक बहुत बोरिंग फील्ड है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग आप खुद बना सकते हैं। तो मुझे पता है कि हमारा टॉपिक फाइनेंस की तरफ आने वाला है। उससे पहले मैं जरा ऑडियंस को थोड़ा अपना लाइफ के जो मेन इवेंट है वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब जो सऊदी अरब में थी, मैं एमबीए का नॉलेज लेके गया हूँ सऊदी अरब, और साथ मेरे पास कॉल सेंटर की जॉब का एक्सपीरियंस था। अब सऊदी अरब में अगर आप गए हैं नए बंदे, सारी कश्तियां जला के पाकिस्तान से, तो आपको वो आंखों पे नहीं बिठाएंगे अनलेस और अनटिल आप किसी को जानते हो वहां पे, या आपका कोई ऐसा वैसा लिंक हो। मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं था। आई वॉज ऑल इन ऑल ऑन माई सेल्फ। तो मैं 2 महीने मेरे लग गए लाइसेंस बनवाने में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं जॉब के लिए मार्केट में आया तो कोई भी मुझे उठाना नहीं चाह रहा था, कोई मुझे लेना नहीं चाह रहा था। मैंने क्या किया, मैंने उनकी वेबसाइट थी expatriates.com, आज भी बड़ी फेमस है सऊदी अरब में और दुबई में, मिडिल ईस्ट में। तो वहां पे एक जॉब आई हुई थी, ड्राइवर की जॉब, और इट वाज अ ड्राइवर जॉब फॉर क्या बात अ कर रहे हो? वेरी, या सीईओ ऑफ द कंपनी, ही नीडेड अ ड्राइवर फॉर हिज फैमिली। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैंने कहा यार अदनान साहब, आपको जॉब तो कोई मिल नहीं रही है, तो चले आप ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर दें। हो सकता है कि इस जॉब से आपको जो ना रियाद की रोड्स का पता चल जाए, थोड़ा आपको ऑप्शन मिल जाए। तो मैंने बिल्कुल जो लोवेस्ट लेवल होता है वहां से स्टार्ट करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल नेगेटिव अंदाज में ड्राइवर की जॉब को नहीं कह रहा। आप कोई भी जॉब करते हैं, हर जब जब तक आप हलाल जॉब कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब को डाउन होके नहीं देखना चाहिए। तो मैंने ड्राइवर की जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने कॉल की और उसने मुझे मेरी मेरी इंग्लिश वगैरह सुनी, तो ही वॉज काइंड ऑफ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड। तो उसने मुझे कहा कि आज शाम को मेरे ऑफिस में आ जाओ इंटरव्यू के लिए। मजे की बात है, ड्राइवर की जॉब के लिए मैं गया हूँ, और जिस तरह मैं एमबीए में प्रेजेंटेशन देता था ना जब एमबीए की क्लासेस में, मैं उसी तरह टाई कोट पहन के, पैंट पहन के, अपना जबरदस्त किस्म का जो ना ड्रेसअप करके गया हूँ, और जॉब थी ड्राइवर की। तो मैंने जब अपना इंटरव्यू उसको दिया है, तो मुझे कहता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ ड्राइवर, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर इट, व्हाट मेड यू स्टार्ट दिस एज अ ड्राइवर। मैंने उसको आगे से क्लियर बता दिया। मैंने कहा मैं 2 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, मुझे कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। एट द एंड ऑफ द डे आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर माई फेलियर्स। तो मैं सक्सेस लेना चाहता हूँ, आप मुझे हायर कर लें। अगर आपको लगता है मैं किसी और फील्ड में आ सकता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। उस बंदे ने ड्राइवर की जॉब छोड़ के मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया उस दिन, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था, और इतना जबरदस्त वो सीईओ था। उसके साथ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। 5 साल मैं उसके साथ लगा रहा हूँ जॉब करते हुए, पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद मैं मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बना, उसके बाद मैं मार्केटिंग मैनेजर बना। 5 साल के बाद मैं उस कंपनी से निकला हूं तो मार्केटिंग मैनेजर बन के निकला, हालांकि मैं ड्राइवर की जॉब के लिए गया था। तो अदनान भाई, पाकिस्तान से फिर अगर आपकी जॉब कंफर्म नहीं थी सऊदी में, तो आप म्यूट में, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि अब आवाज आ रही है आपको, राइट? जी जी। पाकिस्तान से फिर आप जॉब छोड़ के गए क्यों थे अगर आपको सऊदी में जॉब कंफर्म नहीं थी तो? पाकिस्तान में मैं कॉल सेंटर की जॉब कर करके खत्म हो गया था। मैंने आपको कहा है ना, कॉल सेंटर की जॉब 6 महीने और साल तक के लिए बहुत अच्छी है, उसके बाद आप जो है ना नहीं ले सकते, आप बहुत मुश्किल हो जाता है। वही आपने रूटीन से कॉल्स लेनी है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उस एक वक्त बंदा 3 साल तक वो जॉब करे तो उसका जो है ना वो खत्म हो जाता है। ही इज बर्नड आउट, ही वांट्स टू गो टू अ डिफरेंट फील्ड। और फिर पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इस वजह से मैंने फिर सऊदी अरब को चूज किया। ओके, तो मतलब उस 3 साल में आप यू वर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स एज वेल साइमल्टेनियसली? 100 एवरी डे, मैं एवरी डे 3 साल तक रोजाना 15 से 20 जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। उस वक्त जो वेबसाइट थी, आज भी है, एक rosie.pk, बड़ी फेमस वेबसाइट है, आज भी एक्टिव है। उस पर मैं करता था। naukri.com थी, और भी 1 2 3 और जॉब्स थी। मैं हर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करता था, लेकिन कहीं से इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही होती थी। ओके, ये तो बैड सीन है यार।
और मजे की बात यह है कि जॉब्स आई भी थी, लेकिन उसके लिए कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो ऑलरेडी उन्होंने हायरिंग की होती थी, खाना पूरी कर रहे होते थे दिखाने के लिए कि भाई हमारा जो ना हायरिंग वाला सीन ऑन है। ऐसा भी बहुत दफा हुआ था। तो अदनान भाई, आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सीन ऑन नहीं था? आपको जॉब ही करनी थी उस ज़माने में, मतलब? एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ माइंड तो था, लेकिन यह है कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता। हालांकि अगर मैं आना चाहता, मैं जरूर, वो बेस्ट टाइम होता है जब आप मैरिड नहीं होते, जब आप अनमैरिड होते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस अपने रेस कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं। मेरी आप मेरी अपनी बात कर गलती रहे है। हैं? एग्जैक्टली मेरी अपनी गलती है। मैं देखिए, हर मिस्टेक का जिम्मेदार आप अपने आप को खुद ठहराएं, किसी और को ब्लेम ना करें। मेरी अपनी गलती है कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड को जो है वो ज्यादातर उस बारे में सोचा नहीं, उसको परसू करने की कोशिश नहीं की। मेरा माइंडसेट ये था जॉब करनी है, किसी के अंडर रह के जॉब करनी है। वो माइंडसेट मेरा जो है, एटलीस्ट अच्छा काम ये था कि वो मुझे इस पाकिस्तान से सऊदी अरब तक ले गया था, यानी कि मैं एक स्टेप आगे चला गया था। ठीक है। तो सऊदीया से देन, अच्छा एक सेकेंड, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो डू यू रिग्रेट डिसीजन? क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं गए उस टाइम, या फिर अपने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, एक नई चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल गई? देखिए, दोनों दोनों बातें, एक रिग्रेट भी है और एक तरह से खुशी भी है। रिग्रेट इस वजह से है कि अगर मैं कर लेता तो मैं पाकिस्तान में कुछ ना कुछ स्टार्ट करके आज बैठा हुआ होता। अपॉर्चुनिटी इसलिए से अच्छी है कि अगर मैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर बन गया होता तो मैं कहीं सऊदी अरब या मिडल ईस्ट की लाइफ को एंजॉय ना कर पाता, मैं पाकिस्तान तक महदूद हो जाता। ठीक है, तो फिर सऊदीया से यूएस का सफ़र क्या रहा? फिर सऊदी अरब से जब मैं गया हूं तो वहां पे मेरी शादी हुई, फैमिली मैंने सेटल की, और उसके बाद मैंने देखा कि यार सऊदी अरब इज नॉट द राइट प्लेस फॉर योर किड्स टू ग्रो, और उनकी जो हायर एजुकेशन के लिए दैट्स नॉट द प्लेस। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी भी गुजार दूं, कोई मुझे मसला नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत करीब है। जितना आपको टाइम लगता है इस्लामाबाद से लाहौर बाई रोड जाने में, उतना ही आपको टाइम लगता है सऊदी अरब से फ्लाइट लेके पाकिस्तान में आने में। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मैं इन टच था, अपनी फैमिली के साथ करीब था। लेकिन मसला ये था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वहां पे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज उस तरह की नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उसको या तो पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा या किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा पढ़ाई हासिल करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे बेटे को जो है ना वो वही सिचुएशन से गुजरना पड़े जिससे मैं गुजर रहा था। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि वो बड़ा हो, मुझे वहीं पे सेटल होना चाहिए, अपनी फैमिली सेटल करनी चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटीज उसके पास ऑलरेडी आसपास हो, उसको इस तरह के धक्के ना खाने पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। विच वॉज द मेन रीजन फॉर मी टू मूव फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर यूएस में आपको क्या जॉब मिली, या फिर आप ऐसे चक्कर लगाने, मतलब चले गए क्या जॉब गए सऊदी साहब, सऊदी गए थे? अल्लाह का शुक्र है, आज तक जितनी भी जॉब्स मिली है ना मुझे आमिर भाई, उसमें मुझे आज तक एक भी जॉब का कंफर्म नहीं था। सारी जॉब्स मुझे अल्लाह के भरोसे पे मिले हैं, क्योंकि मैंने एक चीज पहले पढ़ी थी कि इंसान को रिस्क ऐसे ढूंढता है जैसे मौत इंसान के पीछे होती है ना, पता होता है मौत आपको एक दिन आके रहेगी, वैसे ही अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा होता है, कब कहाँ कैसे आपको मिलेगा अल्लाह ने ऊपर लिख दिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कोशिश करनी है। तो कोशिश में करता रहा। जब मैं अमेरिका आया, मेरी कोई जॉब कंफर्म नहीं थी अमेरिका में भी। इवन कि जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, हालांकि मैं सऊदी अरब से मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे अपनी टॉप उस पीक पे था अपनी कैरियर की, तो उसको छोड़ के जब मैं अमेरिका आया हूं तो मैंने यहां से भी वही फॉर्मूला अपनाया कि छोटे से लेवल से स्टार्ट करना है, घर नहीं बैठना। तो मैंने फिर वो AT&T स्टोर के अंदर एक जॉब थी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, आईफोन्स वगैरह बेचना और इस तरह की, उस जॉब से मैंने स्टार्ट किया और 1 या 1.5 साल तक मैंने वो जॉब की। उसी दौरान मैंने ऊबर भी चलाई, उस दौरान मैंने लिफ्ट भी चलाई, उस दौरान मैंने डिलीवरी सर्विसेज भी की ऊबर की। मैंने और उसके साथ बेहतर काम ये किया कि अपने आप को इंप्रूव किया पढ़ाई में। मैंने अपने आप को एनरोल भी कर लिया एजुकेशन में, तो अपना एक और मास्टर्स मैंने कर लिया उस 1.5 साल से 2 साल में। जो मैं अपनी साइड हसल से इनकम कमा रहा था वो मैं लगा रहा था अपनी एजुकेशन के ऊपर। तो मैंने $1 भी जो है वो लोन का नहीं लिया। इनकी गवर्नमेंट मुझे रोजाना आके कॉलिंग करती थी, आ जाओ हमसे लोन ले लो, 5% पे लोन ले लो, 10% पे लोन ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो विच ईयर वाज जब दैट? मैं 2 साल कंप्लीट किया, मैंने अपनी सारी एजुकेशन, टोटल मेरा कोई कॉस्ट आई है $40,000 to $50,000, और वो सारा मैंने अपनी इन साइड हसल्स और मेन जॉब से पूरा कर लिया था। और आप कौन से साल में गए थे यूएस? मैं आया था यहाँ पे 2017 में आया था, तो अब जाके मुझे, नहीं 2016 के एंड पे आया था। 4 साल हो गए मुझे अभी। अब यूएस अगला कोई स्टेशन सोचा हुआ, या फिर यूएस फाइनल डेस्टिनेशन अभी तक? यार दिल तो बड़ा करता है कि अभी और भी कहीं जाया जाए, लेकिन अब ये है कि अब दिमाग सेटल हो गया कि अब इधर ही सेट होना है।
चलो ये तो अच्छी बात है। ओके, सो अदनान भाई ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब अब हम दूसरे को जान गए। अब आते हैं टॉपिक पर, फाइनेंस। तो फाइनेंस आपने करा पाकिस्तान में, क्या था, कॉमसेट में। देन आपने फ्रॉम कॉमसेट से लेकर अभी तक आपने फाइनेंस नहीं किया, अब तो यूएस आ गए आप, राइट? आपने मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंच गए, बीच में आप यूएस में पहुंच गए, अब आपने अपने साइड हसल्स की, लेकिन अब तक फाइनेंस में अब तक अभी तक आए नहीं वापस आप। एग्जैक्टली जो मैंने डिग्री हासिल की थी 2008 में, उसको मैंने यूज नहीं किया अभी तक। तो अब फिर आपने किस तरह फाइनेंस को आपने फिर डिस्कवर किया कि लेट्स गो बैक टू द फाइनेंसेस? वो मैंने ऐसे डिस्कवर किया, जब मैं अमेरिका में मूव हुआ तो मैंने देखा कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। तो फ्यूचर सारा जा रहा था डेटा की तरफ, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस की तरफ। और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से, स्टॉक मार्केट की तरफ भी इंटरेस्ट था। क्रिप्टो उस वक्त नई नई आ रही थी, उस वक्त नया, आपको पता था 2016 और 17 वक्त के वक्त जो है बिटकॉइन बड़ा ऊपर जा रहा था, तो इंटरेस्ट वहां से भी आया उसके अंदर। तो मैंने कहा यार, पाकिस्तान में तो मैं सीखना चाहता था स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट उतनी हद तक मुझे आती थी, जो खबरनामा रात को 9 बजे आता था उसमें बताते थे कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, इतने पॉइंट्स ऊपर गए। कुछ समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है, कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि यार इस चीज में घुसना है। और अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे रोज स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और हर चीज कनेक्टेड है स्टॉक मार्केट के साथ, तो मैंने कहा ये अब ऐसी फील्ड है कि इसमें मुझे घुसना चाहिए। नॉलेज तो मेरा ऑलरेडी है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम अब आया है। तो अच्छा, पाकिस्तान में से एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज? यार पाकिस्तान में है स्टॉक एक्सचेंज, कराची में भी है, लाहौर की भी है, इस्लामाबाद की भी है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है ना आम बंदे की उस तक रसाई नहीं है। लाइक आम बंदा अगर उसको सीखना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। आपको यूट्यूब पे उस पे उसकी कोई वीडियोस मिलेंगी। आपको सबसे पहले ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकर जो है वो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा जब तक आपकी जेब गर्म नहीं होगी। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। किताबों से आप उतना कुछ सीख सकते हैं जितना आप बाकी एजुकेशन का किताबों से सीखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वरना आप आज स्टॉक ब्रोकर बन के बैठे होते, स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की होती, आमिर भाई। बहुत अच्छा। चले, अब जो है ना ये फाइनेंस में फिर आप आने शुरू हो गए, तो पहले आपने स्टॉक एक्सचेंज पकड़ा या क्रिप्टो पकड़ा, या दोनों साइमल्टेनियसली फिर आप उस पर आपने जो है वो पकड़ने शुरू कर दिया? और आपकी जॉब हुई नहीं हुई यूएस में, वो भी तो थोड़ा बताएं। हाँ, तो फिर मैंने जब AT&T में जॉब की तो वो मेरे 1.5 साल तक मेरी जॉब चलती रही है, क्योंकि जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होनी थी, अमेरिका वाले आपको इज्जत नहीं देते जब तक आप यहां से एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। द मोमेंट यू कंप्लीट द एजुकेशन, आपकी वर्थ खुद ब खुद बढ़ जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 1.5 साल तक जॉब की, उसके बाद जब मैंने डिग्री अपनी हासिल कर ली तो मेरा जो था लेवल में एक स्टेप और ऊपर हो गया। तो मुझे जैसे ही मैंने कंप्लीट किया एजुकेशन, मुझे फौरन ही जॉब की ऑफर आ गई, और वो भी इतनी बड़ी टेलीकॉम की कंपनी से। और उन्होंने मुझे जनाब हायर किया अपनी फाइनेंस की फील्ड में। उनको पता है कि मेरा फाइनेंस में एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनको ये पता है कि इसने डिग्री फाइनेंस में भी हासिल की और डेटा साइंस में भी हासिल कर लिया, और उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको उन्होंने एनालाइज करना है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, और डैशबोर्ड बनाने हैं अपनी डिफरेंट टीम्स के लिए। तो उनके लिए तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बंदा निकला हूं कि मैं उनका फाइनेंस भी देख रहा हूं, डेटा को भी देख रहा हूं, और उनके सिस्टम को लेके चल रहा हूं, और सिस्टम सारा ऑर्गेनाइज मैं कर रहा हूं। तो वहां से मेरा फिर फाइनेंस की डिग्री क्लिक की है, डेटा साइंस की डिग्री क्लिक की है। और उसी वक्त मैं क्रिप्टो में भी था। 2016 और 17 में जब बिटकॉइन अपनी ऑल टाइम हाइस पे जा रहा था, तो मैंने क्रिप्टो के बारे में सीखना शुरू किया। और मैं ऑल टाइम हाई जब क्रिप्टो थी, उस वक्त मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो कि मेरा डूब गया। कैसे डूब गया? 2017 में जब बिटकॉइन आपका $18,000 पे गया था, उसके फौरन 1-2 महीने के बाद सारा नीचे आ गया था। आपने देखा होगा कि कभी 15 पे आया, फिर 10 पे आया, 5 पे आया, फिर एक वक्त ऐसा आया था 3,000 पे आपका बिटकॉइन आ गया था। और मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो यार, मैंने उतना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर मेरा डूब भी जाता है मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं वेट करता रहा। अच्छा काम मैंने ये किया कि उस डिप के दौरान जब नीचे आई हैं प्राइसेस सारे क्रिप्टो की, तो जो मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर मैं पैसा डालता गया। किसी में मैं $100 डाल रहा हूँ, किसी में मैं $500 डाल रहा हूँ, किसी में मैं $1,000 डाल रहा हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा मैं डालता गया, लेकिन क्योंकि मुझे बिलीव था कि फ्यूचर जो है आपका चेंज हो रहा है और क्रिप्टो की तरफ दुनिया जा रही है। तो उसका फायदा ये हुआ कि आज 3 साल के बाद जो शुरू के लोग थे जिन्होंने अपना लॉस कर लिया, वो तो साइड पे हो गए, बेच के साइड पे हो गए, लेकिन मैंने साइड पे नहीं बेचा, मैं इन टच रहा हूं उसमें हर वक्त। तो अब जब वही 18,000 ऑल टाइम हाई बिटकॉइन गया, अभी वो 56,000 तक गया है।
तो आप सोचें कि अगर एक चीज 3 गुना ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से बाकी क्रिप्टो कितनी ऊपर गई होंगी और उससे मुझे कितना फायदा होगा, क्योंकि मैंने बिलीव किया इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पैसा ऐड करता गया। तो आज आपके सामने हूं मैं। तो हाँ अदनान भाई, ये सवाल जो है ना मुझे दिमाग में हमेशा रहता है। अब देखें, अब मैं आप प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। आपने सपोजिटली कि आपने जो है $1000 इन्वेस्ट किया है, आज उसकी मालियत $10,000 हो गई है, राइट? अब $10,000 जो है वो आपकी एक तरह की नेट वर्थ हो गई, बिकॉज आपकी उसमें चीज़ है। बट अगर आप उस नेट वर्थ को वहाँ से निकाल लेते हो, लेट्स से आपने उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल लिया, ठीक है, तो अब आपकी नेट वर्थ देन $1,000 ही रहेगी, या फिर आप अपनी नेट वर्थ कम हो रही है क्योंकि आपने पैसे निकाल लिया? मतलब आप समझे मेरा सवाल? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। तो आपने जब पैसा निकाल लिया, उसको कहते हैं कि आपने जो अपनी पोजीशन थी उसको सेल कर दिया, ठीक है। ओके। पोजीशन अपनी होल्ड करने का मतलब ये होता है आपने कोई चीज सेल नहीं की, जब तक आप सेल नहीं करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट पे नहीं आएगी। ओके। तो अगर मेरे पिछले 3 सालों तक जो मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने उसको सेल नहीं किया, तो मैंने अपनी वर्थ को रखा है। और अभी भी मैंने कोई क्रिप्टो नहीं बेचा। मैंने अपने क्रिप्टो में बहुत ऑल टाइम हाई पे भी कोई चीज गई है, लालच कभी जिंदगी में नहीं आई यार इसको बेचना है, इसको पैसे कमा लेने हैं, फिर जब ये इसकी प्राइस नीचे जाएगी दोबारा मैं घुस जाऊंगा। क्योंकि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट जैसा जो इस वक्त टॉप का बंदा है इन्वेस्टमेंट में, वो भी कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी बॉडी टू नो कि मार्केट किस टाइम पे ऊपर जाएगी, किस टाइम पे नीचे जाएगी। दुनिया का कोई इंसान भी ये चीज नहीं कर सकता। तो आपका जो सवाल है कि आप जब उसकी पोजीशन लिक्विडेट, उसको कहते हैं लिक्विडेट करना। आपकी अगर 1,000 की चीज आपने खरीदी है, वो 10,000 पे गई है, और अब आप कह रहे हैं कि यार मेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया है, मैं अब सेल कर देता हूं। उसको जब आप सेल करेंगे वो 10,000 अब आपके अकाउंट में हो जाएगा। अब अगर उस क्रिप्टो की या उस स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को सेल कर दिया है। और जब नीचे जाएगी तो आपको नुकसान भी नहीं होगा? उसके नुकसान भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन वहां से हटा दी, खत्म कर दी है। तो स्टॉक में भी और क्रिप्टो में भी एक और ऑप्शन होता है कि उसमें आप अपना जो है ना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज $1,000 की ली है, ठीक है, तो उसमें आप एक होता है वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर मैंने एक चीज $1,000 की ली है, जब वो $900 की जाएगी और $100 कम हो जाएगी, तो $900 पे मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली वो ट्रेड सेल हो जाए, ताकि मेरा नुकसान सिर्फ $100 का हो, मेरा नुकसान उससे नीचे ना हो। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि यार अगर ये मैंने एक स्टॉक लिया है, ये 900 से नीचे जाएगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन 900 तक जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा, तो मेरा नुकसान सिर्फ $100 तक का होगा। और ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ये वॉरेन बफेट भी यूज करता है, और बहुत बड़े बिलियनियर्स भी इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं कि जिस प्राइस पे कोई स्टॉक या क्रिप्टो ली होती है, उससे 10 या 15% अगर प्राइस नीचे जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वो वहाँ से वो बैकआउट हो जाते हैं उस चीज़ से। एग्जैक्टली उस पोजीशन से बैकआउट हो जाते हैं। वॉरेन बफेट पिछले साल जो है जब सारा ये कोविड-19 की सिचुएशन हुई है, कोरोना वायरस हुआ है, तो उसने ये कैलकुलेट नहीं किया होता, किसी ने भी दुनिया में कैलकुलेट नहीं किया होता कि ऐसा कोविड-19 का सीन होगा और इस तरह। तो उसने एयरलाइंस के अंदर अपने बहुत से शेयर्स खरीदे हुए थे वॉरेन बफेट ने। तो उसने जब देखा कि यार अभी एयरलाइन की इंडस्ट्री बहुत नीचे चली जाएगी, अगले 2-3 सालों तक किसी ने एयरलाइन को ट्रैवल करना नहीं है, और जो बिजनेस ट्रैवल है जिससे सारी एयरलाइन इंडस्ट्री पैसे कमाती है, वो बिजनेस ट्रैवल तो एक तरह का खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जूम के ऊपर बैठा हुआ है, कॉल कर रहा है, इंटरव्यूज भी जूम के ऊपर हो रहे हैं, बिजनेस डील्स भी जूम के ऊपर हो रही हैं। तो एयर ट्रैवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो उसने क्या किया, अपनी सारी एयरलाइंस की पोजीशन को सेल कर दिया, और जैसे ही उसने सेल किया तो पूरी एयरलाइन के जो स्टॉक थे, आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिकन एयरलाइन का स्टॉक गया होता $45 या $50 तक गया होता। जब उसने अपनी पोजीशन सेल की है तो वही स्टॉक $50 वाला $15 पे आ गया। बिकॉज लोग उसको फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट, क्योंकि वॉरेन बफेट पैसे निकाल लोग रहा है उसको तो फॉलो करते हैं। बिल्कुल, लोग समझते हैं कि यार ये जो बंदा कर रहा है ये अपना कुछ एनालाइज करके कर रहा है, ये कोई पागल नहीं है, बिलियनर एवी नहीं बना मुंह उठा के, ठीक है। तो उसको वो लोग फॉलो करते हैं और उसके ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, और देखते हैं कि जहां पे इसका माइंडसेट है वो किस वजह से वो चीज जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है। और वो आज 90+ उम्र उसकी हो गई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा है। स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो में अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो इस फील्ड में आपको आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने एक चीज $100 की ली है, आप कहते हैं ये ऊपर जाएगी, और क्रिप्टो में एक वर्ड यूज होता है टू द मून, यानी कि मून तक प्राइस जाएगी इसकी, ठीक है।
और अगर वो $100 की चीज नीचे आती है 70 या 60 पे आ जाती है, आप कहते हैं यार मेरा तो लॉस हो गया, क्रिप्टो है ही फ्रॉड, क्रिप्टो है ही स्कैम, एक किस बेवकूफ ने मुझे बोला था इसमें घुसने को, तो देन यू आर लूजिंग मनी, आप अपना नुकसान करें, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट ही नहीं है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन। आप उस चीज में इन्वेस्ट करें जिसमें आप 10-15 साल तक अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा आपको प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक। अदनान भाई, वे बीच में एक सीन हुआ था कि इलॉन मस्क अचानक दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया था एक आध दिन के लिए, पता नहीं शायद अभी भी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट दिस हैपेंड बिकॉज लोगों ने टेस्ला के स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल। तो टेस्ला की नेट वर्थ ऊपर गई, जिसमें अगर इलॉन मस्क जो है कुछ इक्विटी रखता है, आई थिंक 26-25% आई थिंक उसकी इक्विटी है, मुझे याद नंबर याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसकी ऐसे उसकी खुद की नेट वर्थ बढ़ी। अब ये नंबर ये चीज़ ना मुझे बड़ी एक अजीब सी चीज़ लगती है कि आपकी जो वर्थ है वो आपको खुद ऊपर नीचे हो रही, बिकॉज लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोज करो कि मेरे पास जो है, अगर मैं इलॉन मस्क जो है वो $100 बिलियन का मालिक है, वो कल मुंह उठा के कोई भी चीज़ से नहीं खरीद सकता जो कि $100 बिलियन की, बिकॉज वो उसके पास है ही नहीं, वो सब हवा में पैसे हैं। तो ये क्या सीन होता है कि यार मतलब पैसे है नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा था एप्पल के बारे में कि भाई वो कितना पैसा उनके पास है नहीं है, तो हाउ डू दे डिटरमाइन कि भाई ये इतना पैसा खर्च कर सकते नहीं कर सकते। जी, क्वेश्चन आपका बहुत जबरदस्त है। इसका सबसे इजी आसान जवाब जो कि मैं समझता हूं वो ये है कि जो भी कंपनी अपने स्टॉक को ट्रेड करती है, पहले तो उसको कहते हैं पब्लिक, अ कंपनी हैज गॉन पब्लिक, मींस के वो स्टॉक एक्सचेंज में आ गई है, उसको कहते हैं पब्लिक होना। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सब को आप देख सकते हैं, आपके पास एक्सेस होता है उसका। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको आप नहीं देख सकते। अब मलिक रियाज जो है पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, उसको आप नहीं देख सकते कि उसकी बैंक्स और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है वो। अब मुझे ये नहीं पता कि वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जब आपकी कंपनी पब्लिक बन जाती है तो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं। यानी कि एक कंपनी कहती है कि यार मैंने, अब फर्ज करें आप हैं, आपकी आई टीच स्टफ एक प्राइवेट कंपनी है, आप प्लान करते हैं कि इस कंपनी को मैंने कैपिटल रेस करना है, और आपसे पूछा जाएगा आपने कितना पैसा आपने रेस करना है। तो आप कहेंगे कि यार मैं चाहता हूं कि इसका पैसा मैं रेस करना चाहता हूं, कोई 10 लाख रुपया इसका रेस करना चाहता हूं, मेरे पास 10 लाख आ जाएं तो मैं इसको ग्रो कर सकता हूं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा आप कितने शेयर्स लॉन्च करना चाहते हैं। आप कहेंगे यार मैं इसके शेयर लॉन्च करना चाहता हूं, तकरीबन 1000 शेयर्स लॉन्च करना चाहता हूं, और हर शेयर की प्राइस में ₹100 रखना चाहता हूं। तो जब 1000 शेयर्स आपने मार्केट में लॉन्च कर दिए, अब जैसे ही उन 1000 शेयर्स को लोग खरीदेंगे ₹100 के हिसाब से, आपने 10 लाख रेस कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने उसको परचेज कर लिया। तो अब वो कहीं हवा में नहीं है, वो लोगों के पास उसका सबूत है, लोगों ने उसके स्टॉक खरीदे हुए हैं। अब मैं बंदा हूं, अगर मेरे पास एक स्टॉक आपकी कंपनी का होगा तो मैं उस एक स्टॉक का मालिक बन जाऊंगा आपकी कंपनी में। मैं ये कह सकता हूं कि आमिर भाई आपकी जो आई टीच स्टफ की कंपनी है, इसमें मैं 1% का मालिक हूं, क्योंकि मैंने ये एक शेयर खरीदा हुआ है जो कि ₹100 का है। जिस बंदे ने ज्यादा पैसे शेयर्स खरीदे होंगे, जिसने 50% शेयर खरीदे होंगे, वो आपकी कंपनी का 50% मालिक बन जाएगा। तो उसके पास ये डिसीजन होगा कि कल को आप कहते हैं यार मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैंने 3-4 लोगों को और रखा है, उसके पास जो शेयर होल्डर होगा, ये उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो अपने डिसीजन में वो अपना ख्यालात शेयर कर सकता है। मैं वोट करता हूं कि ये बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मैं वोट करता हूं कि आमिर भाई जो होंगे वो इस पोजीशन पे होंगे, उसकी वोटिंग में उसका हिस्सा बहुत ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट एक्ट करती है, बेस्ड ऑन, कोई हवा में पैसे नहीं होते, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। चलिए ठीक है, अगर मैंने 10 लाख रुपये रेस करिए लोगों से, ठीक है, अब 10 लाख मेरे पास आ गए कि मैं एक्सपेंड करूं, मैंने उस 10 लाख को डुबा दिया, ठीक है, अब आई हैव ज़ीरो मनी अगेन। तो उस कंडीशन में जो आपके पास एक शेयर था तो उसकी कीमत उसको तो फिर मैंने आपके पैसे यूज़ कर लिए, ख़त्म कर लिया मैंने आपके पैसे। तो अब आप कहते हैं कि मुझे जो है वो अपना शेयर वापस चाहिए, चीज़ें मतलब आई वांट माय शेयर, तो वो क्या प्रोसेस होगा फिर? तो यही होता है स्टॉक मार्केट की प्राइस, जो आप देख रहे होते हैं ना कि स्टॉक मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। वो ऊपर इसलिए जा रही होती है क्योंकि जो पैसा मैंने आपको दिया हुआ है ना, आई टीच स्टफ को दिया हुआ है, आपने उस पैसे का सही यूज किया है
और वो जो एक क्वार्टर होता है जिसमें आपने अपने रेवेन्यू कमाना होता है और आपने जो है बिजनेस को ग्रो करना होता है, अगर आपने उस 3 महीने में अच्छा उसको ग्रो कर लिया तो आपकी बुक्स एंड अकाउंट्स और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही चीज बता रही होगी। जब आप अपनी 3 महीने के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज करेंगे पब्लिक के लिए, उसमें मैं देख पाऊंगा कि इतने शेयर जो थे उनका कारोबार किया गया, इतने आपके पास पैसे जमा हुए थे, इतना आपके पास कैपिटल रेज हुआ था, उसमें से आपने कितना पैसा बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, कितने आपने फिक्स एसेट्स खरीदे, कितने आपने करंट एसेट्स आपके पास हैं, कितना आपके पास कैश है, और उस बिजनेस को आपने किस हद तक ग्रो किया। आया कि जो मैंने शेयर्स खरीदे थे उनसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाए हैं? अगर कर पाए हैं तो कोई मैं आपके पास फर्दर रेवेन्यू की स्ट्रीम्स आई हैं कि नहीं आई हैं? वो 3 महीने के बाद ये जितनी भी कंपनीज अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं, आपने देखा होगा कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि इस हफ्ते जो है एप्पल अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करने वाला है, अर्निंग रिपोर्ट कहते हैं, अपनी अर्निंग रिपोर्ट रिलीज करने वाला है। अब वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उस इवेंट की वजह से स्टॉक मार्केट चलती रहती है, पूरा साल चलती रहती है। हर हफ्ते किसी ना किसी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट आ रही होती है। उस अर्निंग रिपोर्ट में यही बताया जाता है ये कंपनी कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है। अगर उसकी अर्निंग रिपोर्ट अच्छी आई है तो शेयर की प्राइस फौरन ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर कोई कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मुझे इसके शेयर खरीदने चाहिए। लोग उसके शेयर खरीदेंगे और प्राइस ऊपर चली जाएगी। और अगर आपकी अर्निंग रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, रेवेन्यू आपका नीचे जा रहा है, आपके पास कैश भी नहीं है, आपने कंपनी के पैसे डबो दिए, तो शेयर एकदम से नीचे आ जाएंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी। दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। ठीक है, तो इन बोथ सिनेरियो, चलो सिनेरियो ए के प्रॉफिट अच्छा हुआ है, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर, पीपल आर बाइंग मेरे शेयर मोर, लेकिन मैंने जो ऑलरेडी जो मैंने आईपीओ किया था तो मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स लॉन्च किए थे। तो अब वो शेयर्स की अगर प्राइस बढ़ रही है, मतलब लेकिन मैंने शेयर्स और ऑफर तो नहीं किया, तो शेयर की प्राइस बढ़ने से मुझे और कैश फ्लो तो नहीं मिल रहा कंपनी में, राइट? नहीं, शेयर की प्राइस बढ़ने से यह है कि आपको कैपिटल तो नहीं मिला, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो आहिस्ता आहिस्ता रेस हो रहा है। एक शेयर की प्राइस अगर $50 थी, ठीक है, आपने उससे 10, पुरानी एग्जांपल पे रहते हैं, एक शेयर की प्राइस $100 थी, ठीक है, आपने उसे 10 लाख रेस किया। अब शेयर की प्राइस फर्क करें 100 से 200 के पे पहुंच गई है, तो आपका जो कैपिटल रेस हुआ था वो 10 लाख के बजाय 20 लाख हो गया। अब तो 20, मेरे पास तो 10 लाख ही आया ना शुरू में, मेरे पास अगला 10 लाख कब आया? आपका 10 लाख ऐसे आया कि उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से, उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है उसकी वजह से आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ गई है, और बिजनेस वैल्यूएशन की बढ़ने की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो नंबर है जो लिखा हुआ है वो चेंज हो गया है। अब आपकी वर्थ 10 लाख से 20 लाख हो गई है। अब जब हाँ, आपके पास जी, मेरा सवाल ये कि चलो मेरी वर्थ 10 लाख से 20 लाख हो गई अब, सही है। बट मेरे ऑफिस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसमें? मैं क्या कुछ सामान नया खरीद सकता हूँ उससे, या चीज़ कुछ कर सकता हूँ? बिकॉज मेरे पास तो पैसा अब नहीं आ रहा है, वो तो वही प्राइस, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन मुझे कैश इनफ्लो तो थ्रू शेयर होल्डर्स अब नहीं आएगा, राइट? नहीं, शेयर होल्डर से आपका क्यों नहीं आएगा? आप देखेंगे आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टर्म यूज होती है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स टाइम्स द प्राइस ऑफ द शेयर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, हर चीज की बड़ी होती है। जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है किसी भी चीज की, तो उससे आपकी बिजनेस वैल्यूएशन पे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका फर्क पड़ जाता है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। आपका कहने का मकसद यह है कि यार मैंने तो 1000 शेयर बेचे हुए थे, 1000 शेयर तो लोगों के पास अभी भी हैं, लेकिन आपका इसका जवाब सिंपल सा है। पाकिस्तान में आपने कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, आपने टोयोटा की कोरोला खरीदी हुई है, ठीक है, 1 साल के बाद उसकी प्राइस बढ़ जाती है टोयोटा की, आपके पास पैसे तो नहीं आ रहे ना, लेकिन आपको यह पता है कि उस टोयोटा की जो गाड़ी है उसकी प्राइस बढ़ गई है, वो 10 लाख से 15 लाख की हो गई है। आपने उसको बेचा तो नहीं है, आपके पास कैश भी हाथों में नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास ये एसेट पड़ा हुआ है, ये अब 10 से 15 लाख का हो गया। दैट्स द सेम सिचुएशन। अच्छा, ठीक है। अब सपोजिटली कि अब मेरे शेयर जो है प्राइस, मुझे 2 मिलियन मेरा प्राइस हो गया शेयर का, विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब डबल द प्राइस कर दिया मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करके। नाउ आई वांट टू रेज मोर कैपिटल, तो उससे फिर मुझे सपोजिटली मुझे अब 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है कि मुझे अब बहुत बड़ा ग्रो करना है। मुझे लगा मुझे मार्केट पोटेंशियल दिख रहा है, अब आई नीड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, आई नीड 10 मिलियन रुपीज़। तो अब मैं क्या करूँ? अब आप वही करेंगे जो एप्पल ने किया अपने साथ। एप्पल ने क्या किया, पिछले 20 सालों के अंदर एप्पल की मार्केट कैप कहां से बिलियंस ऑफ डॉलर से शुरू हुई थी, अब वो $2 ट्रिलियन, दुनिया की वाहिद कंपनी है जो $2 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का इस वक्त टोटल बजट जो है आपको पता है 46 बिलियन। 46 बिलियन।
पाकिस्तान का जितना बजट है उस बजट में आप पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क खड़े कर सकते हैं और वो एप्पल कंपनी होगी। अब एप्पल कंपनी अपनी वैल्यूएशन चार तो कैसे आपने बढ़ाती बहुत है? कम आपका बोल जो दिए। जी 4 तो बहुत कम कह दिया आपने। नहीं सॉरी, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं उसको कैश इन हैंड की बात कर रहा हूं। उनके पास कैश इन हैंड $200 बिलियन है। हाँ वैल्यूएशन फिर बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो पाकिस्तान जैसे 20। पता नहीं कितने मुल्क उसके बन सकते हैं। एग्जैक्टली तो आपका जो सवाल है कि अगर हमें पैसा ज्यादा चाहिए तो क्या करना चाहिए, एप्पल क्या करता है कि एप्पल ने एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अमेजोन का जो शेयर है वो $3 या $4,000 का है, जबकि एप्पल का जो शेयर है वो तकरीबन $120-130 का है। तो जब भी एप्पल का शेयर की प्राइस जाती है ना 400 या 500 तक इसकी प्राइस पहुंच जाती है बढ़ बढ़ के, एप्पल क्या करता है कि उसको स्टॉक स्प्लिट कर देता है। स्टॉक स्प्लिट का यह मतलब होता है कि अगर आपके पास एक एप्पल का स्टॉक है तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं 1-4। तो होता यह कि अगर $400 का शेयर पहुंच चुका है तो वो एक शेयर की बजाय आपको 4 शेयर दे देता है $100 के। वैल्यूएशन वही रहती है, ठीक है, मगर उसका फायदा ये होता है कि अब मार्केट में शेयर्स और आ गए हैं। अब जिस बंदे के पास एक शेयर था उसके एक शेयर 4 में कन्वर्ट हो गए। अब वो जब 4 में कन्वर्ट होंगे, शेयर ज्यादा आ गए हैं मार्केट में, तो उसकी लिक्विडिटी भी ज्यादा आ गई है। उस हिसाब से लोग उसको सेल भी ज्यादा कर रहे हैं और परचेज भी ज्यादा कर रहे हैं। तो वो फिर गेम दोबारा से वो जो है ना शुरू हो जाती है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी वजह से आम बंदा जो 400 का शेयर उसको महंगा लगता था, अब वो वही शेयर $100 का खरीद रहा है और उस तरह से उसकी वैल्यूएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को भी और हर एक को यही मशवरा देता हूं कि यार जब भी आप नया फोन खरीदने लगे ना, आईफोन जो कि $1,000 का होता है, नेक्स्ट टाइम आप ये करें कि अपना नया आईफोन ना खरीदें। 1000 की जगह आप जो है ना 10 एप्पल के शेयर खरीद लें और भूल जाएं उनको। वो 20 सालों के अंदर आपके जो 10 शेयर हैं वो कन्वर्ट होकर 160 शेयर्स तक पहुंच जाएंगे। पूछें कैसे? क्योंकि वो स्प्रेड करते रहेंगे। एग्जैक्टली अच्छा, अब मैंने अपने सामने ना ये ऐप खोल दिया एप्पल का स्टॉक, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे सवाल पूछता हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम, इसके लिखा हुआ है 164.6 मिलियन, तो दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव इन द मार्केट। नहीं, वॉल्यूम होता है कि जो अमाउंट ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसकी टोटल अमाउंट बता रहे हैं। मतलब फर्ज करें 1.6 मिलियन है तो 1.6 मिलियन जो 164 मिलियन है वॉल्यूम बता रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है। इसने लिखा है वॉल्यूम, फिर नीचे P/E की हेडिंग और मार्केट कैप की हेडिंग है, तो आई थिंक वॉल्यूम इज 164. ये अगर हाँ, तो वॉल्यूम का मतलब ये है एग्जैक्टली मैं बिल्कुल समझ गया। वॉल्यूम का मतलब ये है कि इतने शेयर्स जो कि शेयर्स की प्राइस है, इतने शेयर्स की प्राइस का वॉल्यूम हुआ है। मसलन अगर मैं कहता हूं कि एक शेयर की प्राइस $10 है और मैं कहूं कि आज $100 के वॉल्यूम का कारोबार हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल जो वैल्यू है उन शेयर्स की, उस वैल्यू इन डॉलर्स इतना उसका कारोबार हुआ है। तो ये P/E का मतलब P/E जो होता है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये हमेशा अगर 20 से नीचे होगी तो आपके लिए बेस्ट है उस कंपनी को खरीदना, या 20 से 30 के दरमियान। इसका मतलब ये होता है कि इतने पैसे आप लगाएंगे। मसलन अगर कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो $20 है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस कंपनी में $1 कमाना है तो उसके लिए आपको $20 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसको कमाने के लिए। आप एप्पल की प्राइस टू अर्निंग देखें कि वो 26-30 इसके करीब होगी। क्या है अभी इसकी प्राइस? 32.89. 32। सो एप्पल में अगर आपने $1 प्रॉफिट कमाना है तो आपको $32 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल रेशियो कहलाती है। अब आप दोबारा जाएं और उसी में जाके टेस्ला को लिखें और उसकी मुझे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताएं। टेस्ला लिखें, देखें और उसकी प्राइस टू अर्निंग कितनी आ रही है। टेस्ला की आ रही है 1055. अब आप मुझे बताएंगे आप क्या समझ पाए हैं प्राइस टू अर्निंग। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस पे अपना एक माइंड यूज करें और बताएं कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप टेस्ला में स्टॉक खरीदते हैं कि एप्पल में आप स्टॉक खरीदते हैं तो फायदेमंद होगा। आई थिंक एप्पल में, बिकॉज एप्पल में मुझे $1 कमाने के लिए कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली टेस्ला में मुझे $1000 इन्वेस्ट करने पे $1 मिलेगा। एग्जैक्टली बट टेस्ला, हाँ अभी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हमेशा बताती है कि इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो ये आप ये सिर्फ इसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि दिस इज वन ऑफ द वेज, बहुत से पीसेस ऑफ पजल है इन्वेस्टमेंट के, दिस इज वन ऑफ द पीस ऑफ द पजल। ये आपको आइडिया देता है कि एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो इसका वॉल्यूम है 38.84 मिलियन, मतलब इसके लेकिन वॉल्यूम इट डजंट मीन कि नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? ये आपने मुझे बताया। एग्जैक्टली इट डजंट मीन, it doesn't mean it means the total value of the shares that were traded on that particular day। तो एक दिन में 38 मिलियन शेयर ट्रेड हो सकते हैं इनके क्या? एक दिन में आप देखें ना कि सिर्फ अमेरिका में नहीं ट्रेड हो रहे, पूरी दुनिया से ट्रेड हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कितने लोग बैठे हुए हैं और सबकी आंखें जो है ना अमेरिकन स्टॉक मार्केट के ऊपर होती है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। और ये वॉल्यूम जो होता है ट्रेड करने का, इसमें परचेज भी आ जाती है और सेल भी आ जाती है। ओके, द माइक्रोसॉफ्ट को भी अच्छा है प्रॉफिट पर अर्निंग, दैट्स पी, राइट? हाँ, दिस इज नॉट प्रॉफिट टू अर्निंग, कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग, सॉरी। तो माइक्रोसॉफ्ट के 34.65, which is a good thing. Which is a good thing. Okay, market cap is 1.7 trillion again, माशाल्लाह। अब आप एक और चीज चेक करें, इंटेल डालें, इंटेल डाल के चेक करें, उसकी प्राइस टू अर्निंग बताएं कितनी है। इंटेल का है, मुझे आजकल हालात तो बड़े खराब लग रहे हैं, क्योंकि इंटेल, उसका जवाब आपको खुद मिलेगा। यानी मैं चाह रहा हूं कि आप उस चीज को खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। इंटेल इज वेरी लो, 12.3। अब आप ये देखें कि इंटेल में अगर आपने $1 कमाना है तो सिर्फ आपको $12 लगाने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। आप कहें कि यार मैं इंटेल में क्यों ना पैसे लगा के कमा लूं। अब यहां भी प्राइस टू अर्निंग फेल हो जाती है। पूछें कैसे? इंटेल का इस वक्त जो बिजनेस मॉडल है वो इस वक्त नेगेटिव साइड पे जा रहा है। उनकी जो चिप्स हैं, नैनोमीटर जो चिप्स हैं, वो डिले हो गई थी, आपने देखा होगा। और एप्पल ने भी डिसीजन लिया है कि हम जो है इसको इंटेल को यूज नहीं करेंगे। तो इस वक्त इंटेल इस वक्त दे आर इन द बैड वाटर्स। AMD भी इनके ऊपर जा रहा है, सब कुछ इनके ऊपर जा रहा है। अब तो AMD जा रहा है, क्वालकॉम ऊपर जा रहा है। आप आईटी के बंदे हैं, आपको इसका मेरे से ज्यादा पता होगा। लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेल में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले 1.5 सालों की इनकी प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट नहीं आई है। 50 के अंडर प्राइस इनका है शेयर का। आप उसमें लगाते हैं पैसा तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। इवन तो आपको इंटेल का पता है काफी अरसे से मार्केट में है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया। टाइम के साथ जो इनोवेट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। अभी तो मैंने कल परसों वीडियो देखी कि इंटेल ने किस तरह ब्राइब की है डेल को वगैरह को, कि वो अपने कंप्यूटर में सिर्फ इंटेल की चिप लगाए, AMD ना लगाए। तो वो भी मैं अभी पढ़ रहा था चीज़ों के बारे में। तो वेरी नाइस। ठीक है, तो अदनान भाई, आप अब हमने जो है, मैं जो सवाल में सोच के आया था कि अगर मैं IT स्टॉक के स्टॉक्स बेचने, मतलब मार्केट कैपिटल बनानी, तो वो किस तरह करनी, वो आपने मुझे बता दिया। हमने स्टॉक मार्केट डिस्कस कर ली, तो फाइनेंस तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ये अपने स्टॉक मार्केट डिस्कस किया, क्रिप्टो में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो क्रिप्टो अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिप्टो मुझे कितना समझ में आता है, और फिर आप बताइएगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और क्या चीज़ मुझे और समझनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो मेरे मुताबिक ये है कि जो जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो सब मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। क्रिप्टो जो है वो कोई भी दुनिया का कोई बैंक गवर्न नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, अमेरिका में रिजर्व्स है, अमेरिकन रिजर्व्स हैं, जो फेडरल रिजर्व्स हैं, वो गवर्न नहीं करता। कोई भी मिंट, कोई भी जो है करेंसी बिल्डिंग, कोई भी इसको गवर्न नहीं करता। ऐसा इंडिपेंडेंट थिंग कि वो दुनिया के लोगों में बटा हुआ है पूरा। अब जब शुरू हुआ था, हाँ, तो जब शुरू हुआ था तो उसके इन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइंस रखे हैं कि भाई 21 मिलियन, आई थिंक दैट्स द नंबर, कि इतने बिटकॉइन दुनिया में एक टाइम तक माइन हो सकते हैं। ठीक है, इसके क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट है, दैट्स वाई उसकी एक वैल्यू है। अगर वो अनलिमिटेड होता उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, वरना वो तो आप जितना बनाते रहे। लेकिन अब सीन ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, सपोजिटली कि आई वांट टू बाय दिस एयरपॉड्स, बिटकॉइन से खरीदने हैं, तो अब मैं आज अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है $50,000 पे है, तो मैं ये ख़रीदता हूँ, तो मैंने ये चीज़ ख़रीद ली। कल यही बिटकॉइन की प्राइस जो है अचानक $20,000 पे हो जाएगी, या $1,00,000 पे हो जाएगी, तो इसकी प्राइस पर अचानक फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं डॉलर पे ख़रीदता हूँ तो कल भी इसके प्राइस 300 रहेगा, आज भी 300 रहेगा, परसों भी 300 ही रहेगा। तो डॉलर ज़्यादा सेफ़ नहीं खरीदने के लिए, बिटकॉइन से मैं क्यों खरीदूँ, या बिटकॉइन में मैं क्यों जाऊँ? इसका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका। आई रियली अप्रिशिएट कि आपका क्वेश्चन जो है वो आम इंसान जो है वो ऐसे क्वेश्चंस करेगा तो उसको पता चलेगा ये कैसे क्रिप्टो काम करती है। तो
क्वेश्चन का जवाब आपके जो है ना, आपने अभी जो स्टेटमेंट दी उसी में मौजूद है। वो कैसे? आपने कहा कि बिटकॉइन की इस वक्त सप्लाई लिमिटेड है, विच इज 21 मिलियन बिटकॉइंस, ठीक है। इसकी वजह से उसकी वर्थ ज्यादा है, जबकि जो डॉलर है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। गवर्नमेंट का मूड होता है, वो प्रिंटर अपना ऑन कर देती है और जनाब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। पिछले 1.5 सालों में अमेरिका ने जितने डॉलर्स प्रिंट किए हैं, पिछले 10 से 15 सालों में इतने डॉलर प्रिंट नहीं किए बिल्कुल। जितने पिछले साल प्रिंट किए हैं। पिछले साल प्रिंट तो किया, आप हाँ। सोचें कि इस वक्त अमेरिकन के बैंक अकाउंट में, जो हमेशा नेगेटिव में जाता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इस वक्त लोगों के बैंक अकाउंट में एवरेज 10 से 15 हजार डॉलर पड़े हुए हैं। अब वो 10 से 15 हजार डॉलर, आपको लगता है कि जो 2 साल पहले उनकी वर्थ थी, आज भी उस 10-15 हजार डॉलर की वर्थ वही है? नहीं। इन्फ्लेशन की वजह से एवरेज 2 to 3% उसकी वर्थ कम हो रही है हर साल। और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एवरेज इन्फ्लेशन अमेरिका में 2 to 3% बढ़ती है हर साल, लेकिन अब जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ने के आगे के रेशियोज बता रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो 5 to 8% बता रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है इन्फ्लेशन बढ़ने की। क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आज मैंने बिटकॉइन जो है वो, उसमें मैंने अपने एयरपॉड्स खरीदे हैं जो कि $200 के मिलते हैं, ठीक है। और कल को बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फ्लक्चुएट करती है। तो इसमें कैसे ये बिटकॉइन और ये क्रिप्टो काम करती है? ये ऐसे काम करती है कि जब आप डॉलर की कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप डॉलर में पे करते हैं, आपकी वो चीज़ हो जाती है, आपके पास डॉलर पड़े हुए घर में। अब वो आपके $200 जो होंगे, वो साल के बाद आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, वो $200 आपके कम होके 195 या 190 उसकी वर्थ रह जाएगी। आपकी वर्थ कम हो रही है डॉलर में। आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपके पास दो रिस्क हैं, एक पॉजिटिव है जो कि रिस्क नहीं है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, और एक नेगेटिव हो सकता है। तो आप जब भी कोई चीज़ बिटकॉइन में खरीदते हैं, पहले वो बिटकॉइन आपका डॉलर में कन्वर्ट होता है, और फिर डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो इस वजह से बिटकॉइन की वर्थ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है पहले करेंसी ऑफ क्रिप्टो को कन्वर्ट करते हैं, उसका हमेशा एक ट्रेडिंग पेयर होता है। बिटकॉइन के बहुत से ट्रेडिंग पेयर्स बने हुए हैं। आप बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम में, आप बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट कॉइन में, और एक और है आप बिटकॉइन को कन्वर्ट सकते हैं यूएसडीटी में, ठीक है। तो वो आपकी जो है ना वर्थ होगी वो चेंज हो जाएगी, मगर ऑन डिपेंडेंस ऑफ बिटकॉइन कहाँ जा रहा है फ्यूचर में, उस हिसाब से उसकी वर्थ ऊपर और नीचे अदनान जाती भाई, है। अगर एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम अदर मीडियम, जैसे लेट्स से डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो देन आई नीड डॉलर एज वेल ना। तो मैं बिटकॉइन पे तो डिपेंडेंट क्यों रहूँ? क्योंकि अगर एट द एंड वो डॉलर में ही कन्वर्ट करना है मुझे उसको, तो इसकी ये इनिशियल फेसेस हैं बिटकॉइन के, जिसकी वजह से हमें कन्वर्ट करना पड़ा है। अभी ज़्यादातर मर्चेंट्स बिटकॉइन को अपनी करेंसी नहीं बना रहे, अभी सिर्फ डॉलर को बनाया हुआ है, और डॉलर पिछले कई 100 सालों से है इस मार्केट के अंदर। अब एक साल के अंदर वो चीज़ कन्वर्ट नहीं हो जाएगी कि एकदम से वो सारे तब्दीली डॉलर नहीं आ मार्केट से जाएगी। गायब हो गए हैं और बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गए। उसको एक टाइम लगेगा, एक फेस है उसका। अभी जो फेस चल रहा है उसमें आप क्रिप्टो पहले कन्वर्ट होगी डॉलर्स के अंदर, और फिर आप उसको खरीदेंगे। पेपॉल जो है बहुत बड़ा, आपको पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 they have planned to launch their own specific department which is only concerned with cryptocurrency। तो इन्होंने अपना एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड है। जब वो लॉन्च करेंगे, उससे फायदा ये होगा कि जो इस वक्त पेपॉल के मर्चेंट्स हैं, विच इज मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स, they will be able to start accepting cryptocurrencies, they will be start accepting bitcoin, ethereum, litecoin, and once that is going to happen, आपका दिल करेगा काश मेरे पास कुछ इथेरियम होते, काश मेरे पास कोई लाइटकॉइन होते, काश मैं उनको लेकर रख लेता टाइम पे। ओके, सो अब लेट्स से कि व्हाट इज माइनिंग, ज़रा बताए ना ऑडियंस को, माइनिंग क्या होती है? माइनिंग ये होती है कि देखिए, जिस तरह बैंक्स आपके खुले हुए होते हैं, आपके पास बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती है। बैंक का क्या टाइम ये होता है, 9 to 5 काम करते हैं। मैंने आपको पैसे भिजवाने हैं बैंक के जरिए से, मैं अपने करीबी ब्रांच में जाऊंगा या ऑनलाइन जाऊंगा और आपका अकाउंट नंबर वहां पे डालूंगा। बैंक क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। बैंक का सिर्फ इतना सा काम है कि नंबर्स चेंज करने हैं, मेरे अकाउंट से उसको डेबिट कर देगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब वो जो प्रोसेस करेगा उसमें टाइम कितना लगेगा, आपका कितना टाइम जाए, और आप बैंक में जा रहे, पाकिस्तान में तो आप बैंक में जाएंगे, ऑनलाइन तो आप इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप बैंक के पास जाएंगे, वहां से मेरा अकाउंट नंबर लेंगे, आईबैन नंबर लेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके सेंड करेंगे, और 5 बजे के बाद अगर आप करना चाहते हैं आप नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑल क्लोज, ठीक है। तो माइनिंग में ये होता है कि इस वक्त माइनिंग के लिए आपके पास स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
वो सिस्टम आप रख देते हैं दुनिया में कहीं पे भी रख देते हैं, उसको कहते हैं माइनिंग कंप्यूटर्स। उन माइनिंग कंप्यूटर्स का काम ये होता है कि जो ब्लॉकचेन को चलाने के लिए जो इनका सिस्टम दरकार है, ब्लॉकचेन का सिस्टम है, बिटकॉइन का नेटवर्क चलाने के लिए आपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है, और वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो काम ये कर रहा है कि उसकी स्पेसिफिकेशन जितनी अच्छी होगी कंप्यूटर की, उतना वो फास्ट काम करेगा और उतनी जल्दी वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल सिचुएशन को सॉल्व करेगा। अब होता यह है कि 10 कंप्यूटर्स फर्क करें आपने रखे हुए हैं, और 10 कंप्यूटर से आप एक मैथ का सवाल हल करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा कंप्यूटर पहले हल कर पाएगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा होंगी या जिसकी सबसे थकी हुई स्पेसिफिकेशंस होंगी? जिसकी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली तो जिसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस होंगी उसको ब्लॉक बनाने का टाइम मिलेगा, वो उस बिटकॉइन के नेटवर्क को जल्दी सपोर्ट करेगा, और चूंकि वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से अच्छा है तो उसको बिटकॉइन पे करेगा कि आपने मेरे सिस्टम को चलाने में मदद की है, आपको मैं इसकी फीस अदा कर रहा हूं, और वो फीस आपको दे देगा $10, $100, $1000, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द बिटकॉइन दैट इज बीइंग ट्रेडेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। उस नेटवर्क को चलाने में जो आपका कंप्यूटर मदद कर रहा होगा उसको कहते हैं माइनिंग। आपका कंप्यूटर माइनिंग कर रहा है, आपका कंप्यूटर हेल्प कर रहा है उस मैथमेटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने में, और जिस हिसाब से टाइम गुजर रहा है उस हिसाब से इसको सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो और टफ से टफ होती जा रही है, जिसको कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। हर 3-4 साल के बाद बिटकॉइन हाल्विंग होती है। पहले 5 साल पहले आपने देखा होगा हर कोई माइनिंग में घुस रहा था, क्योंकि उसमें आपकी स्पेसिफिकेशंस कम थी और आपको ज्यादा जो थी वो माइनिंग के तौर पे अर्न कर रहे थे। अब वो माइनिंग डिफिकल्ट होती जा रही है टाइम के साथ साथ। अब बड़े बड़े प्लेयर्स रह गए हैं, छोटी छोटी मछलियां खत्म हो गई हैं, तो इसलिए अब आप माइनिंग के बारे में ज्यादा मार्केट में नहीं सुनते। माइनिंग के बारे में आपने 5 साल पहले बहुत सुना था, लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट बहुत स्लो होता जा रहा है, और उसमें सिर्फ वही प्लेयर्स आगे रह गए हैं जिनके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो अदनान भाई, अब सीन ये है कि अब बिटकॉइन क्या सारे अवेलेबल है मार्केट में, किस मिलियन या अभी भी नहीं आए सारे? मार्केट में इस वक्त 21 मिलियन बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन जो सारे माइन होंगे उसके लिए तकरीबन अगले 100 साल दरकार हैं, 100 साल लगेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब मुझे बताइए, जैसे अगर मुझे पाकिस्तान में अगर या अमेरिका में पाकिस्तान में ईद आ रही है, गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में सबको ईद ही देनी है तो कैश इनफ्लो होना चाहिए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हर ईद में कुछ ना कुछ अरब रुपए वो प्रिंट करते हैं पैसा, ताकि वो मार्केट में जाए। तो अगर बिटकॉइन कौन मार्केट में फेंक रहा है फिर? कोई तो होगा ना। बिटकॉइन मार्केट में कोई नहीं फेंक रहा। बिटकॉइन इस वक्त मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 21 मिलियन बिटकॉइंस मार्केट में लॉन्च करने के लिए फेंके गए, जिसमें से सारे सर्कुलेशन में नहीं है। सारे बिटकॉइन सर्कुलेशन में आपको बताया कि 100 साल के अंदर सर्कुलेशन में आएंगे, ठीक है। तो जब तक वो सर्कुलेशन में आते जाएंगे उस वक्त तक उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा इस वक्त दुनिया में मिलियनेयर बन चुके हैं, हर मिलियनेयर एक बिटकॉइन रख भी नहीं सकता। किसी के पास हंड्रेड्स ऑफ बिटकॉइंस है, किसी के पास 0 है। कोई इस पे बिलीव करता है, कोई कहता नहीं यार ये स्कैम है, फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। तो जो इसको स्कैम समझता रहेगा वो घाटे में रहेगा, जो इसको जमा करता रहेगा वो फायदे में रहेगा। बट अभी कितने जो है वो सर्कुलेशन में बिटकॉइन नंबर्स हैं कोई? ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसको आप क्विकली जो है ना वो गूगल कर सकते हैं कि सर्कुलेशन कितने, मैं आपको अभी करके बता देता हूं। जी जी। अभी वो बता रहा है कि सारे बिटकॉइंस माइंड नहीं हुए हैं अभी तक। बिटकॉइंस जो सर्कुलेशन में नहीं है, दे आर नॉट 21 मिलियंस। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि हाउ मेनी बिटकॉइन स्टिल लेफ्ट टू माइन। अच्छा, इसमें बता रहा है मुझे कि 88% जो बिटकॉइन है वो इश्यू हो चुके हैं। ओह शाबाश। और तकरीबन 900 जो है वो बिटकॉइंस पर डे के हिसाब से बनते हैं। टोटल बिटकॉइंस इन एग्जिस्टेंट 21 मिलियन है, और बिटकॉइन लेफ्ट टू माइन तकरीबन 2.3 मिलियन जो हैं अभी तक रहते हैं माइन होने के लिए, जिसके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसलिए माइनिंग में ज्यादा लोग नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 88% बिटकॉइन लॉन्च हो चुके हैं। ओके सो ओके, अब मेरा सवाल ये है कि सपोजली इफ़ आई वांट टू गेट अ वन बिटकॉइन, ठीक है, तो मुझे कोई, जैसे आपके पास एक बिटकॉइन है, आपने मुझे एक दिया, मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे एक दे दिया। एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने किसी अपने जो है किसी बड़ी से ले लिया। बट जो बिटकॉइन रोज़ आप कह रहे 900 माइन हो रहे हैं, तो क्या मैं एक बिटकॉइन अपने घर पे माइन नहीं कर सकता?
आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपको मैंने एग्जांपल दिए ना अभी कि उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपके लिए उसके पास स्पेसिफिक हाई एंड कंप्यूटर्स होने चाहिए जिसमें आपने ग्राफिक कार्ड टॉप क्लास के लगाए हों, जो कि मैं इस वक्त गेम दो कंट्रीज के दरमियान, एक चाइना और एक अमेरिका, अगर आप इन दोनों को बीट करके ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जो इनसे फास्टर होगा, तब आप अर्न कर सकते हैं माइनिंग के जरिए से। तो फिर अदरवाइज यू हैव टू पे एंड गेट इट। जो लोग 900 जो कंपनीज, अब तो लोग ने, आपने कहा प्लेयर्स, अब तो कंपनीज है इन द गेम, तो जो कंपनीज डेली 900 बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, सो एक तरह के वो बिटकॉइन के बैंक बनते जा रहे हैं। इफ आई नीड अ बिटकॉइन आई नीड टू बाय इट फ्रॉम देम, राइट? सही है, बिल्कुल। ओके, तो अगर मुझे सपोजिटली अगर 50,000 का बिटकॉइन है, तो मैं उनको 50,000 जो है वो उनके अकाउंट में दूंगा और वो मुझे एक बिटकॉइन देंगे। बट बिटकॉइन मुझे मिलेगा कैसे? एक मैथमेटिकल ट्रांजेक्शन्स होंगी पूरी, कि भाई ये इसकी अथॉरिटी यहाँ से होके यहाँ जा रही है, इसी तरह होता है। अगर आपने माइन करना है तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की जा रही हैं एल्गोरिथम के जरिए से। लेकिन अगर आपने माइन नहीं करना, आपने सिर्फ पैसे देके खरीदना है, तो वो आप किसी भी एक्सचेंज में जाके खरीद सकते हैं। हर एक्सचेंज जो है वो एक तरह की मार्केट होती है। आप जब फिश मार्केट में जाते हैं तो उस फिश मार्केट के अंदर कुछ खरीदार होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं। तो जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदार कम होते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ जाती है। और जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो प्राइस बिटकॉइन की ऊपर चली जाती है। तो अभी ये जो कंपनियां माइन कर रही है, मैं उन्हीं से खरीद सकता हूँ अगर मुझे न्यू बिटकॉइन चाहिए? नहीं, अगर आपने माइन करना है तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक सिस्टम अपने नहीं लॉन्च नहीं, मुझे करेगा। माइन आपने नहीं खुद करना, खरीदना, मुझे माइन आपने नहीं। अगर खुद खरीदना है तो आप किसी भी क्रिप्टो की एक्सचेंज पे चले जाएं। टॉप एक्सचेंज इस वक्त बाइनेंस है, क्यू कॉइन है, ओके, कॉइन बेस है, वहां पे जाके आप खरीद सकते हैं। वहाँ जाके मैं बिटकॉइन खरीद सकता हूँ क्योंकि वो लोग माइन कर रहे हैं, उनके पास है। वो लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बायर्स और सेलर्स के लिए। ऑलरेडी वहां पे सेलर्स भी बैठे हुए हैं और बायर्स भी बैठे हुए हैं। और उसको एक कहते हैं, उसके लिए एक चार्ट यूज होता है जिसको कहते हैं डेथ चार्ट। तो वो डेथ चार्ट आप किसी भी एक्सचेंज में जाएंगे वो आपको बता देगा। उसमें एक तरफ आपको जो है ना पहाड़ नजर आ रहे होंगे ग्रीन कलर में, एक तरफ पहाड़ नजर आ रहे होंगे आपको रेड कलर में। ग्रीन कलर का मतलब है खरीदार बैठे हैं और रेड कलर का मतलब बेचने वाले बैठे हैं। तो वो जो उसका वो आपका डेथ चार्ट देखेंगे ना, वो इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ऊपर नीचे जा रहा होगा। जितने बेचने वाले ज्यादा होंगे वो रेड चार्ट उतना ऊपर हो जाएगा, और जब जैसे खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो ग्रीन चार्ट ऊपर हो जाएगा। तो वो लाइव आप इंटरैक्टिव तरह से वो देख सकते हैं कि कितना है, उसकी बेस के ऊपर प्राइस ऊपर और नीचे जा रही होती है। सही। हाँ, असल में साथ साथ मैं समझ भी रहा हूँ ना कहानी, मैं सिर्फ आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं खुद जो है ना वो समझ भी रहा हूँ कि दिमाग में कि अच्छा ये प्रोसेस भी कर रहा हूँ मैं, ये कहानी हो रही है। तो सही है, ठीक है। मैंने ना एक टीवी सीरीज देखी थी, नेटफ्लिक्स में आई थी, हाउ टू सेल ड्रग्स ऑनलाइन। तो उसमें वो सारी अच्छा अच्छा। ट्रांजेक्शन कर रहे थे बिटकॉइन के थ्रू। अगर आपको ड्रग खरीदने तो आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र करें एंड देन हम आपको ड्रग भेजेंगे। तो अगर, या फिर अगर बहुत गलत एग्जांपल मैंने दिया, अगर मुझे कोई और चीज़ खरीदनी है, लेट से जैसे आपने भी रिसेंटली बताया कि टेस्ला ने $1.8 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं बिटकॉइन पे, लेटर ऑन दे विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज गाड़ी की पेमेंट्स। तो वो डिसाइड, वो जो जैसे अगर आज $50,000 जो है इसकी प्राइस है बिटकॉइन की, मुझे 1 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो मुझे 2 बिटकॉइन टेस्ला को देने होंगे। तो लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा डॉलर के साथ ही लिंक होगी, जस्ट टू मेक इट अ वैल्यूएबल थिंग। वो कभी इंडिविजुअल नहीं रहेगा कि भाई बिटकॉइन एक बिटकॉइन की चीज़ है, 2 बिटकॉइन की चीज़ है। हाँ, क्योंकि प्राइस उसकी फ्लक्चुएट होती रहती है इस वजह से। ओके, बट ये जिस तरह आप देखें गोल्ड को, देखें कि गोल्ड एक बड़ा जो है ना, आपको इस वक्त अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड मार्केट में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है मुझे जो है ना वो तोला जो है वो 50,000 का, पता नहीं कितने का, लेकिन 50,000 का तोला मुझे 2 साल के बाद भी 50,000 का मिलेगा। हमेशा उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो ये वाली कहानी है, जितनी चीज़ लिमिटेड होगी उतनी ही उसकी डिमांड होगी, या फिर आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड सप्लाई। एग्जैक्टली। सो अब आप देख लें डॉलर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में पिछले कई सालों में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही थी तो डॉलर जो है आसमानों को छू रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से डॉलर को बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। 150, 160, 170, इससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पे कंट्रोल रखा हुआ है। इसका मतलब आप जो है डॉलर को इवन कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर बिटकॉइन को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। बिटकॉइन इज सप्लाई एंड डिमांड।
पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर को 100 पे रखा था ना, तो आई थिंक, अच्छा हाँ, इस पे भी तो ज़रा आते हैं ना हम, ये भी तो ज़रा, बिटकॉइन तो हम समझ गए। अब पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो डॉलर को 100 पे रखा, ठीक है। अब जो बाद में गवर्नमेंट आई उन्होंने बताया कि भाई ये पिछली गवर्नमेंट ने इसको मजनूई तौर पे रखा था, एक्चुअल प्राइस कुछ और थी, जिसकी वजह से हमें लॉस होने शुरू हो गया। तो ये क्या सीन था, ये ज़रा मुझे तो समझ में आ गया, आप ज़रा एक्सप्लेन करें लोगों को कि ये क्या सीन होता है। असल में सीन होता है ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सीन होता है। जो मोटी मोटी चीज मैं समझता हूं पाकिस्तान के बारे में, मेरे से बेहतर लोग होंगे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है इस फील्ड के अंदर वो यही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटली आपका जो डॉलर की फिगर है उसको चेंज कर देते हैं। अगर आपके मुल्क से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में पैसा ज्यादा आ रहा है। पैसा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका पैसा वैल्यूएबल हो रहा है, आपकी पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आपका डॉलर बड़ा जो है ना वो मसनूई तरीके से कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है। अब क्या होता है कि अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दिए, ठीक है, आपके मुल्क में कोई क्राइसिस आ गया है, कोई गंदम जो है वो खत्म हो गई है, चीनी खत्म हो गई है, आपने इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दिए। जब आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे उसके लिए आप पैसे अदा करेंगे रुपीस में, आप पैसे आपने रुपीस में भिजवा दिए हैं, ठीक है, जबकि इंटरनेशनली आपने किसी मुल्क से खरीदे हैं तो वो आपके रुपीस तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई अपने रुपीस पहले डॉलर में कन्वर्ट करो और डॉलर हमें भेजो। तो जब आपके मुल्क से डॉलर निकल के जाएगा उधर, तो आपके मुल्क में जो है वो डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा और आपका जो पैसा है वो डी वैल्यू होता जाएगा। इस वजह से आपका $1 जो होगा वो 170, 180, 190 पे जाएगा, जब आपकी ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट्स आपकी कम होगी, इंपोर्ट ज्यादा होगी हैं। तो इस वजह से आजकल का जो दौर चल रहा है, अभी पाकिस्तान में मेरी एक जानने वाले उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि आजकल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इंपोर्ट पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की हुई है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है, आप ड्यूटीज डाली इंपोर्ट है। करना बहुत मुश्किल किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। और एक्सपोर्ट बड़ी आपको फायदा दे रहे हैं। किसी भी कंपनी को अगर एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो उसके लिए चीजें बड़ी आसान की हुई है, ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है, और आपको टैक्स में भी ब्रेक दे रहे हैं। वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि अपनी रुपीस को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, तो ये एक मसनूई तरीके से स्ट्रांग कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कंट्रोल द रुपी एंड द डॉलर, बट यू कैनॉट कंट्रोल बिटकॉइन। सही, ठीक है, ये हमारी बात हुई बिटकॉइन। ओके, अब आप मुझे बताएं, आप बिटकॉइन को आप कब ले रहे हैं? यार अदनान भाई, मैंने आपको उस दिन मैसेज भी किया था ना, सीन ये कि आप पाकिस्तान से आपको, आपने कहा था वीडियो बनाऊंगा हाउ टू डू इट फ्रॉम पाकिस्तान, वो आपकी भी वीडियो नहीं आई ना अभी तक तो। मैंने वो यूट्यूब पे बना के डाली हुई है, कोई महीना पहले डाली थी कि वो localbitcoin.com से कैसे खरीदते हैं, तो मैंने एक वीडियो पहले की डाली हुई है। मगर देखी मैंने नहीं आपको है। जो प्रॉमिस किया था कि मैं बाइनेंस पे बताऊंगा कैसे खरीदते हैं, वो वीडियो मैंने अभी नहीं डाली। हाँ, मैंने असल में अदनान भाई, ये तो हम किसी और वक्त की बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि फाइनेंस तो हमने ऐसे जनरल पढ़ रहे हैं ना। अब मुझे पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ना कि मेरी काफ़ी कंपनियां दुबई हैं, तो ये हमारे हाँ हाँ। व्यूवर्स भी सुन लें ज़रा, ये बड़ी लाइफ स्टोरी है मेरी। तो द ओनली रीज़न इट वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज उस वक्त जो है, जब मैंने 2014 या 13 में मैंने अपनी कंपनी खोली, तो आई हैड लाइक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क, बट आई वांटेड टू एक्सपेंड, तो मैंने काफ़ी लोगों को हायर किया, लाइक आई हैड लाइक 6 to 7 एम्प्लॉय एट दैट टाइम। तो अब मैं काम पकड़ रहा हूँ, और मुझे, अब मेरा मसला ये था कि आई डेंट हैव एनी कैपिटल इन हैंड, कि मुझे नहीं पता था कि अगले महीने की सैलरी कैसे आएगी। अगर मेरे पास कैपिटल होता तो आई कुड हैव सर्वाइव फॉर 1 ईयर, कि भाई कोई प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो आई एम जस्ट देयर, कि मैं कुछ ना कुछ काम करते रहूँ और मैं एटलीस्ट लोगों को अपने पास रखूँ, ताकि काम इवेंचुअली आ जाएगा। क्योंकि आप जब आप पाकिस्तान जैसे मार्केट में शुरू करते हो, जब मैं एडवर्टाइजिंग की फील्ड में था, तो एडवर्टाइजिंग में फील्ड में आपसे बहुत बड़े कॉम्पिटिटर ऑलरेडी, जैसे हमने बताया ना कि यूएस और चाइना में मशीनें ऑलरेडी हैं बिटकॉइन माइनिंग। तो आपको आपको करना है काम है, तो आप सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत कैपिटल चाहिए होंगे या अच्छी मशीनें क्रिएट करें। तो हमारे भी मार्केट में बहुत सैचुरेशन ऑलरेडी थी, तो आई नीड टू सर्वाइव एटलीस्ट 1 ईयर, कि मैं सर्वाइव करूँ और फिर मैं, पैसा आएगा इवेंचुअली। बट मैंने वो नहीं किया था, मैंने अपना फाइनेंशियल मैनेज नहीं किया। मैं जो है ना, हैंड टू माउथ, ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ, तो मैं हर महीने सोचता यार सैलरी कहाँ से आएगी, तो मैं अपने आप को बहुत जो है ना वो डालता था उसमें, मैं कुछ फ्रीलांस पकड़ लेता था और फिर मैं कुछ कर, जैसे अभी पिछले 1 साल में आईटी स्टफ में बहुत बैड टाइम देखा है। तो जब पैसा कम होता था तो मैं क्या करता था कि मैं अपना खुद का कोर्स लॉन्च करता था, अपने खुद की लाइव क्लासेस लॉन्च, क्योंकि मेरी हर फैकल्टी के साथ एक रेशियो बना हुआ है कि मुझे आपको इतना % देना है।
बट सिंस आई एम द फैकल्टी तो मैं अपने 100% पैसा देता था IT स्टाफ को, भाई कि ये तुम रखो बिकॉज अभी ज़रूरत है IT स्टाफ को। तो अभी ये भी जो मेरी प्रैक्टिस है गलत प्रैक्टिस है। मैं अपने आप को एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करा, मैं अपने आप को एज अ अभी भी क्या मैं पैसा डालती रहूँ। तो मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बहुत वीक है। तो जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा होता ना कि भाई ये क्या, जब मैं आपसे एप्पल के बारे में पूछ रहा होता हूँ कि एप्पल का स्टॉक, तो मेरे दिमाग में IT स्टफ भी चल रहा होता है कि यार अगर मुझे इवेंचुअली कैपिटल रेज करना है तो मैं किस तरह कैपिटल रेज करूँ। बिकॉज आपको मैंने नंबर्स दिखाए, यू नो देयर इज़ अ पोटेंशियल नाउ, बिकॉज आप नंबर से जज करते हैं ना किसी कंपनी को। जब आप नंबर्स ही नहीं है तो यू कांट जज एनीथिंग। तो मैं भी नंबर्स देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तो आई नो देयर इज़ अ पोटेंशियल, बट हाउ टू रेज मनी फॉर दैट पोटेंशियल, जब उस पोटेंशियल को फुली, अब ये जो पोटेंशियल है ना अहमद भाई, दिस इज़ फॉर्म लाइक 0% मार्केटिंग। अभी तक मैंने कहीं भी एड्स वगैरह नहीं लगा, नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया। बट विदाउट मार्केटिंग अगर मैंने इतना चीज़ अर्न करने शुरू कर दी तो आई कैन ओनली इमेजिन कि विद मार्केटिंग, विद प्रॉपर टारगेटिंग, मार्केटिंग, ऑल द स्टफ, दिस विल इवेंचुअली रेस। तो वो मुझे समझ में नहीं आती मुझे कि यार मैं कितना पैसा लगाऊं, मैं किस बंदे को किस तरह हायर करूं, मैं अपने पास कैपिटल कितना रखूं, और मैं कितना लोन उठाऊं, मतलब वो सब चीज़ें ना इज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड राइट नाउ। तो दैट्स द तो इशू। उसके लिए फिर आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो कि आपको बता सके कि आपकी इस वक्त कंपनी कहाँ पे चल रही है, क्या सिचुएशन है आपकी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। आपका कोई अकाउंटेंट ऐसा नहीं है, आप मुझे लगता है सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं। यही तो मकसद, बाल सफ़ेद इसीलिए हो रहा है। आपको लगता नहीं मैं ही करता हूँ, मैंने कितनी शीट्स दिखाए, कितने मसले दिखाए। नहीं, मगर आपने मैनेज बड़ा अच्छा किया हुआ है। मैं तो हैरान हुआ हूँ कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और साथ आपने जो है ना सीख भी रहे हैं। आप एक्सेल के बारे में और गूगल शीट्स के बारे में वो सारा कुछ आप साथ लेके चल रहे हैं, यू नो विच इज एन, ये चीज बल्कि आपको अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए कि जो बंदा जॉब करता है वो सिर्फ 8 घंटे काम करता है, ठीक है। जो बंदा एंटरप्रेन्योर होता है वो 18 घंटे काम करता है। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और पैसे तो आप ज्यादा कमाएंगे, लेकिन 18 घंटे अगर आप रोजाना के दे सकते हैं लगातार, सालों साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आपकी असल सक्सेस शुरू होती है। अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं और आप उसमें थकते नहीं है, जिस तरह हमारे आमिर भाई हैं, अभी सुबह के मेरे ख्याल से 5:15 बज रहे हैं और आमिर भाई अभी भी टाइम दे रहे हैं इस चीज को। मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मैं जो हूं इतना टाइम नहीं दे सकता। मेरे अंदर 18 घंटे वाली कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन आमिर भाई में है। तो अगर आपके अंदर भी है तो आप लोग भी इस चीज को कंटिन्यू करें और उसको परस्यू करें। बस। अच्छा अदनान भाई, मेरा लास्ट सवाल जो मैं सोच कर आया था वो ये था कि अब आपने ऑलमोस्ट जवाब इसका दे ही दिया, बट हाउ टू, लाइक अगर आप किस तरह अपने आप को जो है ना अपडेटेड रखते हैं नंबर 1, और अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखते हैं टू लर्न स्टफ, कि चीज़ों को सीखते रहा करो। ये मत सोचो कि अब बस हो गया, बैठ गए, अब बस मुझे सब कुछ आता है, अब मैं इस पर आगे बढ़ूँ। लेकिन देयर से लर्निंग कर्व इन एवरी फील्ड, हर चीज़ रोज रोज चेंज हो रही है, राइट। तो इसको ज़रा बताएं कि क्या किस तरह करना चाहिए। सर सबसे पहले एग्जांपल, मेरा कैमरा ऑन है ना, नजर आ रहा है आपको? हाँ, आपने वो सर में बैकग्राउंड वगैरह कुछ वो किया हुआ है। अच्छा, मैं इस वक्त अपना मेरा जो कमरा है ना, हाँ उसमें हाँ। मैंने अपने कमरे को सराउंड किया हुआ है बुक्स के साथ। Oh, अब मैं very आपको ये nice. दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास एक फाइनेंशियल की बुक है और ये बता The रही है one page द financial plan. वन पेज फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। मेरे पास ये दूसरी बुक है Retirement रिटायरमेंट plan. 101। ये आपने डाली थी 101 स्टोरी में अपनी, डाली थी शायद अपने। स्टोरीज में डाली थी। इन्वेस्टिंग 101 की बुक है, देखें। और ये है हाउ टू रिटायर विद इनफ मनी। ये सिर्फ बुक्स में दिखा रहा हूं जो कि मेरे रूम में पड़ी हुई हैं, ताकि मैं कभी स्क्रीन से थक जाऊं तो मैं अगर कुछ और करना चाहूं तो मैं बुक की तरफ जाऊं और उसको मैं हाथ में पकड़ लूं। वैसे ही मैंने अपने आईफोन में भी, जब मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा होता हूं, मैं स्वाइप कर रहा होता हूं, मैंने कोई फजूल पेज लाइक नहीं किया हुआ कि मैं जनाब वो ये तो पार्टी हो रही है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो जो आजकल पाकिस्तान में वायरल वीडियो हुई है, ठीक है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप को एंटरटेनमेंट बेस्ड सोसाइटी पाकिस्तान में लोगों ने बनाया हुआ है, एजुकेशन बेस्ड सोसाइटी नहीं बनाया हुआ। एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता। आप टीवी ऑन करते हैं सुबह सवेरे, जो है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है मॉर्निंग शोज लगे हुए होते हैं, शादियां कराई जा रही होती हैं, शादियों को कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, लोगों को लर्निंग की तरफ नहीं लगाया हुआ। तो मैंने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया हुआ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अगर जाऊंगा ना, तो मैंने अपने सारे पेजेस वो वाले ज्वाइन किए हुए हैं जिनसे मैं लर्न कर सकता हूँ। अब हर बंदे की आदत है फोन को स्क्रॉल करने की। अब मैं अपना फोन जब स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है वहां पे, ठीक है। कोई क्रिप्टो की न्यूज आ रही है, कोई मुझे स्टॉक की न्यूज आ रही है। अब कोई स्टॉक की न्यूज ऐसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है,
तो मैं क्या करूंगा, उसको फिर मैं गूगल करूंगा, उस न्यूज़ को जाके सर्च करूंगा क्या हो रहा है, दैट विल गिव मी एन अपडेट। वो मुझे अपडेट दे देगी, अच्छा आज के दिन ये इंपॉर्टेंट काम हुआ है, ये हुआ है। ये एक तरीका है जो कि आप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है वो आप अच्छे मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक आप अच्छे मकसद के लिए यूज़ सकते हैं। उसमें आप जरूरी नहीं है कि बाबा जी सियालकोट वाली वीडियो देख के अपने आप को एंटरटेन करें। उसमें आप ऐसे ऐसे पेजेस लाइक कर सकते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने है अपने जुनेद भाई की, कि वो जब भी लोगों को प्रमोट बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इरफान जुनेजो है, जब वो वीडियो बनाता है कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है। हमारे ये आमिर भाई जब भी अपने इंस्टाग्राम पे कोई चीज डालते हैं तो अपनी स्टोरीज में डाल रहे होते हैं कि यार ये कैमरा ऐसे है, मैं इस कैमरे को इसलिए यूज करता हूँ, ये डिफरेंट केबल्स हैं, इस केबल का ये मकसद होता है, लाइक यू आर लर्निंग समथिंग। तो अपने आप को आप ऐसे बनाए, मैंने अपने आप को ऐसे बनाया हुआ है, मैं लर्निंग के लिए अपना फोन इसलिए यूज करता हूँ, अपने रूम में किताबें रखी हुई हैं, और कुछ ऐप्स हैं जो कि मैं फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को अपडेट रखने के लिए करता हूँ यूज। एक ऐप है seekingalpha.com, उसके अंदर सारी स्टॉक मार्केट की अपडेट्स पता चल रही होती हैं। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, पिछले हफ्ते क्या हुआ, अगले 6 महीने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता हूँ। वॉरेन बफेट जो इस वक्त दुनिया का 5वां अमीर तरीन बंदा है, वो बंदा रोजाना जो है अपना 60% ऑफ द टाइम जो है पढ़ाई की तरफ लगाता है। ही इज ऑलवेज रीडिंग, ऑलवेज रीडिंग। इस वजह से उसका नॉलेज ज्यादा है। जब जिस दिन आपने पढ़ना खत्म कर दिया और आपने जो है ना अपना नॉलेज बढ़ाना नहीं शुरू किया, उस दिन से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा लाइफ में। आप कभी भी कुछ और लर्न कर नहीं पाएंगे। आप किसी कम्युनिटी में बैठे होंगे, आप कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे। आप गुगू बन के बैठे होंगे और जनाब सुन रहे होंगे, अगला बंदा झूठ भी बोल रहा होगा, आप कहेंगे हाँ यार ये बंदा कितना जबरदस्त बातें कर रहा है, क्योंकि आपका नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपसे बात करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च तो खैर नहीं, मुझे पता था कि बिटकॉइन कितने हैं मार्केट में, कैप ये कितना है, ये सब कुछ तो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे इन चीज़ों इंटरेस्ट नहीं है, बट आई कीप रीडिंग अबाउट स्टफ एंड कीप सर्चिंग अबाउट स्टफ यूट्यूब वगैरह में। तो अपने आपको अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। दो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अपडेटेड होना चाहिए आपको मार्केट से कि हो क्या है दुनिया में। एग्जैक्टली। अब आप मेरी एग्जांपल ले लें, देखें मैं फाइनेंस और क्रिप्टो और डेटा साइंस का बंदा हूं, लेकिन मुझे एडिटिंग के बारे में, वीडियो की एडिटिंग के बारे में नहीं पता। मैं हमेशा आपको जो ना आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मुझे मिलता है। मैं कहता हूँ यार ये वाली सिचुएशन है, टिकटॉक पे ये वीडियो है, ये इसने एडिटिंग में क्या ऐसा यूज किया, आप मुझे बताएं। आप उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं। आप हर बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। Exactly. ये नहीं कि एक बंदे को फाइनेंस का नॉलेज है तो ये बड़ा, इसकी इज्जत ज्यादा है, किसी के पास वीडियो एडिटिंग का नॉलेज है तो उसकी इज्जत कम है। नहीं, जिस बंदे के पास नॉलेज है, हर नॉलेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर नॉलेज देने वाले की आपको इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक को। आई थिंक ये बहुत अच्छी नोट पे हमने ख़त्म किया। सो दैट वाज इट, दैट वाज अदनान भाई विद अस। और आई होप कि आपने कुछ सीखा फाइनेंस के बारे में। कुछ और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।